हाय, हेलो, नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रसाद जोशी। तो जियो पॉलिटिक्स के चलते आज हम कुछ पुरानी दो टॉपिक हैं उनके ऊपर बात करेंगे। एक तो कुछ दिन पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था कि शायद अमेरिका भारत के आईटी सेक्टर पे भी एक टैरिफ लगाएगा। उसने अपनी वो चीज़ अपने हाथ में रखी है और अनफॉर्चुनेटली मेरा वो प्रेडिक्शन सही होते हुए लग रहा है, क्योंकि वहाँ रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया है कि सचमुच और इंडियन आईटी सेक्टर में जो आउटसोर्सिंग होते हैं अमेरिकन कंपनियों के द्वारा, तो जो अमाउंट होगी उसके ऊपर 25%, जितना मैंने कहा था समाउ उतना ही उन्होंने कहा है कि 25% ही टैरिफ लगाना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बात हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं ये बात हो नहीं सकती, इंडिया में टैलेंट पूल है, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। वो बात नहीं है। अगर अमेरिकन सरकार चाहेगी तो ऐसा कर सकती है। उसके लिए हमेशा के जैसे एक डेडलाइन दी जाएगी, 1 महीने 2 महीने की, फिर वो 90 डेज़ की हो जाएगी और प्रेशर तो बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इंडियन आईटी सेक्टर, जिसकी मार्जिन बहुत कम हो गई है, एक ज़माने में इंडियन आईटी सेक्टर मतलब 100% के 100 गुना मार्जिन पे शायद काम करते थे। और आजकल अगर हमने देखा तो वो कह रहे हैं कि टीसीएस ने, इन्फोसिस ने पिछले क्वार्टर में जो बताया था कि 4 से 5% मार्जिन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अभी टैरिफ 25% टैरिफ मतलब ऐसा होगा कि सपोज 100 करोड़ का काम इन्फोसिस को दिया किसी अमेरिकन कंपनी ने, तो उनको 25 करोड़ रुपए सरकार में जमा करने पड़ेंगे। अब तो उस कंपनी को जो आउटसोर्स कर रही है, सपोज गूगल भारत में इन्फोसिस को कोई काम दे रही है और 100 करोड़ का काम है, तो 25 करोड़ अमेरिकन सरकार को जाएगा, तो हो गया गूगल के लिए 125 करोड़। अब गूगल शायद कुछ पैसा बचाना चाहती थी, तो वो क्या करेगी, तो क्या करेगी, तो ये जो 25 करोड़ अमेरिकन सरकार को देने पड़ रहे हैं, तो वो इन्फोसिस को कहेगी अपने बिल में से कुछ पार्ट एडजस्ट करो, कुछ तो एडजस्ट करो या फिर पूरा ही एडजस्ट करो। सपोज पूरा ही एडजस्ट करने की बात आ गई तो क्या होगा कि जो 100 करोड़ इन्फोसिस को मिल रहे हैं, तो 100 करोड़ की जगह इन्फोसिस को 75 करोड़ ही इफेक्टिवली मिलेंगे, क्योंकि गूगल बोलेगा कि भाई हम 100 करोड़ अगर तुमको देंगे तो हमको इधर 25 करोड़ देने हैं, तो हम आपको 75 करोड़ देंगे, हमको 12.5 करोड़ इधर देने पड़ेंगे, तो हमारी भी सेविंग हो जाएगी, आपकी भी। अब आपको लेकिन उसका हर्जाना आपको लगेगा। तो इस तरह से इन्फोसिस को 25% कम पैसे मिल सकते हैं। तो इंडियन आईटी कंपनियों के लिए बड़ी संकट की घड़ी है। और हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन आईटी कंपनियों के जो सीईओ वो भी इंडियन है और उनको भी इंडियन मार्केट के बारे में पता है। और यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि अन्य देशों की आईटी कंपनीज भी आ जाए, हो सकता है रशिया कुछ खोल दे जिसमें हम काम करें आउटसोर्सिंग में। वैसे रशिया के पास इतने पैसे हैं नहीं, पर कॉम्पिटिटर खड़ा होने का हमेशा एक डर रहता है किसी भी बिज़नेस में। तो मे बी आई होप गुड सेंस विल प्रिवेल, बट अभी तक तो अमेरिका ने ये एक विचार वहाँ पे चल रहा है कि इंडियन को सबक सिखाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि यहाँ से जो H1B लेके जाते हैं, 3 साल के लिए वहाँ रहते हैं, या कुछ लोग L1 वीज़ा पे भी जाते हैं, 3 साल वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे रह के वहीं के लोगों का काम करते हैं कम पैसे में, उसके ऊपर भी कुछ बंदिशें आ सकती है और जिसका खामियाजा इंडियन आईटी कंपनियों को पड़ेगा। क्योंकि फिर क्या होगा कि आपको जब आप प्रोडक्ट जब ट्रांसफ़र करोगे वहाँ पर, तो आपको यहीं से करना पड़ेगा और कई बार यहाँ से होता नहीं है काम, आपको उनके टाइम जोन में रह के काम करना पड़ेगा, आपको उनके साइट में प्रेजेंट रह के काम करना पड़ेगा और ऑन जॉब जो प्रॉब्लम आती है वो ठीक करने के लिए फिर मुश्किल होगी। तो वहाँ की कंपनियाँ फिर क्या करेगी कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट यहाँ पर ऑन साइट हम अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जब चल रहा है और गो लाइव जब होगा, और अगर वहीं के लोगों को उनको रखना पड़ा, तो नेचुरली वो थोड़ा हिसाब किताब करेंगे कि भैया यहाँ के लोगों की जो सैलरी जा रही है उतना ही कम हम आपको दे देंगे आउटसोर्सिंग में। मतलब आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इन द फ्यूचर। ऑलरेडी मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर, तो आईटी कंपनियों के सामने ये तकलीफ तो है। ऑलरेडी आईटी कंपनियों में कोई भर्ती नहीं है, ले ऑफ भी होने का खतरा है। और जैसे कि हर कंपनी में होता है कि 45 साल के ऊपर का आदमी हर कंपनी को लायबिलिटी लगता है। आपकी जवानी की वैल्यू होती है, आपके काम की नहीं, आपके नॉलेज की तो बिल्कुल नहीं होती। तो ये सीखना चाहिए सबने। और अनफॉर्चुनेटली आईटी कंपनियों के साथ है,
तो ये एक बड़ा मसला है आईटी का। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, खतरनाक प्रॉब्लम, फार्मा कंपनियों के सामने आ गया। अब आप कहेंगे फार्मा कंपनियों का क्या, अमेरिका ने टैरिफ लगाया क्या? नहीं, अभी तक वो बात नहीं है, लेकिन खतरा रशिया से आया है। तो रशिया ने क्या किया है कि एक एंटी कैंसर वैक्सीन एक बोल दिया है कि हमारा 100% सक्सेसफुल है। हम सब जानते हैं कि रशियन वैक्सीन इतने अच्छे हो नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी अच्छी स्टडी नहीं करते हैं। उनका कोविड का जो वैक्सीन था स्पुतनिक, वो खुद मैंने भी लिया था, और मुझे तो वैसा नहीं लगा। मुझे लगा कि कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन जो था वो भी अच्छे प्रोडक्ट थे। अब लेकिन खैर अभी इन्होंने क्या किया है कि एंटरोमैक्स नाम का वैक्सीन लाया है, और वो एंटरिक मतलब हमारे इंटेस्टाइनल, हमारे आंतों के जो कैंसर होते हैं, जो कि जहाँ की आप सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंतड़ियों के अंदर आप क्या काटोगे, क्या रहेगा, इतना सा रहता है, तो उसका सर्जरी नहीं हो सकता। तो उसके कैंसर के लिए उन्होंने एक बड़ा ही वैक्सीन लाया, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंसर है ये। आंतों का कैंसर ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो ये खाने पीने की आदतों के कारण ज़्यादातर होता है, खासकर। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनमें पुरानी ठंडी आधी कच्ची चीज़ें खाने की बहुत आदत है लोगों को, और इसलिए हमारे देश में पहले बहुत कच्चा कच्चा चीज़ नहीं खाते थे। आजकल हम ये कच्चा खाओ वो कच्चा खाओ जो करते हैं, तो कुछ ठीक है, स्प्राउट्स है, फल है, हम कच्चे खाते हैं, लेकिन वो मांस भी आधा कच्चा खाते हैं। कैंसर बेसिकली वहाँ से होता है। बट ठीक है, रशिया ने वैक्सीन लाया है। अब इसका इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के ऊपर क्या रिलेशनशिप होगा? तो इंडिया में जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो यूरोप में, यूएस में जो एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है, जो प्रोडक्ट है, वहाँ की कंपनियों की, जिसे ब्रांड बोलते हैं, जिसे इनोवेटर कंपनी कहते हैं। मैं फार्मास्यूटिकल फील्ड से हूँ, तो उनके खिलाफ हम लोग, मतलब उनका एक ये रहता है, फिर उसके पेटेंट ख़त्म हो जाते हैं, कुछ पेटेंट ख़त्म हो जाते हैं, कुछ हम बाईपास करते हैं, कुछ हम नॉन इन्फ्रिंज करते हैं जिसे कहते हैं, और हमारे जेनरिक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस कंपनी उनके यहाँ मार्केटिंग करते हैं उस कंट्री में, और उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आजकल एंटी कैंसर पे काम करती है। नोटेबली दीवीज़ लेबॉर्ट्रीज़ है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, हिट्रो है, एमएसएन है, हैदराबाद की सारी कंपनियां एंटी कैंसर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। गुजरात बेस्ड कंपनियां भी एंटी कैंसर में फोकस है। इसमें इंजेक्शंस भी है, बहुत कॉस्टली इंजेक्शन रहते हैं, 2.5 लाख का एक इंजेक्शन जाता है कभी कभी। और इनोवेटर का तो आप लीजिए कि एक सपोज एक 25 लाख रुपए तक का एक डोज आ जाता है वहाँ पे। तो पता नहीं वहाँ के लोग कैसे पेमेंट करते हैं इतना महंगी दवाई के लिए, होगा कुछ इंश्योरेंस का। पर जेनेरिक दवाई भारत की वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। कल के वीडियो में हमने कहा था कि उसके ऊपर भी टैरिफ लग सकता है, तो बाद में क्या होगा, तो वो एक बात है। लेकिन अभी तक तो कैंसर दवाइयों के ऊपर एग्जेम्पशन मिलने का पूरा स्कोप था, और इसीलिए भारत की जो दवाई कंपनियां थी जेनरिक की, भले ही ये टैरिफ सिचुएशन है, तो वो ठीक ठाक ही काम कर रही थी और अपना रिसर्च कंटिन्यू कर चुकी थी और कर रही थी, और उनके फैक्ट्रीज भी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन वैक्सीन से क्या होगा? तो वैक्सीन से होगा कि जो फार्मा कंपनीज, इनके पास वैक्सीन की कोई फैसिलिटी नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन फार्मा और वैक्सीन टोटली डिफरेंट फील्ड है, पूरी तरह अलग फील्ड है। एक रोग होने के बाद, फार्मास्यूटिकल कुछ रोग होने के बाद आपको ट्रीटमेंट के लिए है। वैक्सीन कमोवेश होने के पहले या होते हुए, मतलब पहले स्टेज में है तो काम आता है। और वैक्सीन की एक खास बात है कि वैक्सीन के बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती है, तो आपकी बॉडी को ट्रिगर करता है। और कैंसर के बारे में कहते हैं कि हर एक पेशेंट का कैंसर अलग होता है, हर एक पेशेंट का कैंसर अलग होता है। दवाइयाँ रहती है कॉमन, क्योंकि बॉडी आखिर कॉमन है, बट किसी पेशेंट में उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत आते हैं, किसी में कम आते हैं, किसी में उसका इफेक्ट अच्छा आता है, किसी में कम आता है, क्योंकि हर एक पेशेंट की बॉडी अलग तरीके से उससे रिएक्ट करती है इन दवाइयों के साथ। तो अभी वैक्सीन ऐसा है कि वैक्सीन कस्टमाइज मेडिसिन है, मतलब बाहर से तो सेम दे दिया जाएगा आपको, और फिर आपके शरीर में जाने के बाद आपके शरीर का जो कैंसर है उसके हिसाब से वो खुद को उसकी एंटीबॉडी बनाएगा, अपने आप को ढाल के, और फिर जो ट्रीटमेंट होगी वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। कई सालों से ये कंसेप्ट है, 1994 से इसकी बात चल रही थी। और जो हमारा फाइज़र का वैक्सीन था, जो बायोएनटेक कंपनी ने बनाया था, मॉडर्ना का वैक्सीन कुछ बनाया था, इन सभी कंपनियों के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो जानबूझ के पता नहीं क्यों कैंसर के ऊपर ये रिसर्च नहीं कर रहे थे। वो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे मार्केट में, क्योंकि उनके अपने प्रोडक्ट है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इंडियन फार्मा कंपनीज़ की बड़ी मतलब ये थी, एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षा थी कि ये जो अधिकतर एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के पेटेंट्स है वो 2027, 2028, 29 से लेकर 2034-35 तक एक्सपायर हो रहे हैं। तो
जैसे जैसे पेटेंट एक्सपायर हो जाएंगे इनको बिजनेस मिलता जाएगा, और ये सोच रहे थे कि हमको बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। अब वैक्सीन से क्या होगा कि इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी इन मॉलिक्यूल की, तो इनोवेटर कंपनियों का थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बट उन्होंने तो बहुत कमा लिया। मुख्य नुकसान होगा जेनेरिक कंपनियों का, और उनके बिजनेस के जो फ्यूचर फोरकास्ट है उसके ऊपर भारी भारी इम्पैक्ट पड़ेगा। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हुई है, और कैंसर के जो मॉलिक्यूल जो रॉ मटेरियल बनाना वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। करोड़ों का खर्चा आता है, फिल्टर क्लीनिंग में ही लाखों का खर्चा दिन में आता है, तो प्लांट चलाना बहुत मुश्किल है। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, और ये वैक्सीन अगर सक्सेसफुल रहा तो वो तो होना चाहिए पेशेंट के लिए, तो हमारा देश भी उसे अपनाएगा। लेकिन अब ये बात चली तो जेनरिक कंपनियां टिक नहीं पाएगी, उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अब देखिए किसी भी भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के पास वैक्सीन की बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है। पीछे कोविड के टाइम पे जायडस कैडिला ने कुछ प्रयास किया था, हिट्रो ने कुछ प्रयास किया था, लेकिन जिनके पास अच्छी फैसिलिटी है वैक्सीन की वो भारत सीरम है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो पुणे की कंपनी है, और भारत बायोटेक है। तो ऐसे कुछ 3-4 ही कंपनियां हैं जिनके पास है। वैक्सीन बनाने में ऑटोमेशन बहुत लगता है, वैक्सीन बनाने में लोग ज़्यादा नहीं लगते, ये हाईली ऑटोमेटेड काम रहता है पूरा, मतलब ऑपरेशन, कोई आदमी नहीं जाता उधर अंदर। और तो इसमें वैक्सीन अगर डोमिनेट कर गए तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बड़े पैमाने पे जॉब लॉस होंगे, ये एक बड़ा खतरा है। कंपनियों को भी बड़े सेटबैक बनेंगे, और ये इंडस्ट्री आईटी और फार्मा, अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजी आने से आईटी में एआई का खतरा है, और फार्मास्यूटिकल में वैक्सीन प्लस ऑटोमेशन का, तो धीरे धीरे इंडस्ट्री सिक्योर की छोटी छोटी होती जाएगी 2029-30 तक। और उस वक्त भारत के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या रहेगा, पैसा कमाने का कौन सा ज़रिया रहेगा, वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इनोवेशन नहीं है। इन्हीं 2 फील्ड में थोड़ा बहुत होता था, और आईटी तो इनोवेशन भी नहीं था, वो खाली चलता था कॉपी पेस्ट, तो उसमें कुछ खास नहीं था। फार्मा में थोड़ा बहुत R&D वगैरह थी, इनोवेशन था, कुछ था, अब वो भी ख़त्म हो सकता है। तो वैक्सीन अगर आ गए तो इंडियन फार्मा कंपनियों के ऊपर बड़ा सेटबैक आएगा, और अभी जो इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा वो ये दैट विल बी लाइक देयर बिजनेस केस, देयर वैल्यू विल इरोड, देयर वैल्यू विल कोलैप्स रादर, कि जिस एंटी कैंसर प्रोडक्ट को आप मार्केट करके कुछ 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ कमाने का सोच रहे थे अगले 4 साल के बाद, अब वो ज़ीरो हो गया, बिल्कुल ज़ीरो। तो इनका परिणाम भयावह होगा, और मुझे लगता है ये कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि किसी भी कंपनी ने इनोवेशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, नाइदर आईटी नाइदर फार्मा, तो ये ऐसी ही चल रही है, और अभी इनकी सज़ा तो इनको मिलेगी। तो ये दोनों न्यूज़ कल वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि नेपाल में क्या हुआ और फ्रांस में क्या हुआ, इसका हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा। लेकिन आज के डेट में ये है कि जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स के चैनल में मैंने कहा था कि आईटी के ऊपर भी टैरिफ लग सकते हैं, वो तो आ गए, और फार्मा के लिए एक नया सेटबैक आ गया, वो अमेरिका वाला तो बाकी है, अभी इधर से भी आ गया। तो देखते हैं क्या होता है। आई होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय।